नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए टॉप एमसीक्यूज़ को विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो, एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी, भाषा विज्ञान संबंधी या फिर काव्य शास्त्र संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार रहेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी उद्देश्य के साथ अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए हम अब आगे बढ़ रहे हैं। तो देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 21 से देख लेते हैं, क्योंकि 20 प्रश्नों को हम पहले कर चुके हैं। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न नंबर 21 से। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, किस कवि की काव्य पंक्तियाँ हैं। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, ये जो पंक्तियाँ हैं केदारनाथ अग्रवाल जी की हैं, जो कि हिंदी साहित्य में एक प्रगतिवादी कवि रहे हैं। प्रगतिवादी। तो देखते हैं और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, इनसे संबंधित, इनसे जुड़ी हुई मुख्य बातें, क्योंकि एक प्रश्न को अगर घुमा फिरा कर भी परीक्षा में पूछा जाए तो आसानी से आप उनका सही आंसर कर सकते हो। इसलिए हम विद सॉल्यूशन के साथ प्रश्नों का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो देख लेते हैं, आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, यह प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की काव्य पंक्तियाँ हैं। उक्त पंक्तियाँ जो है केदारनाथ अग्रवाल की कविता आज नदी बिल्कुल उदास थी। तो ये जो पंक्तियाँ हैं, ये कविता का भी नाम यही है कि आज नदी बिल्कुल उदास थी, इसी कविता से ली गई है। आगे बढ़ते हैं, केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित कविता संग्रह कौन कौन से है ये देख लेते हैं। हे मेरी तुम जो सिलाई तोड़ते हैं, कहे केदार खरी खरी, मार प्यार की थापे, प्यार है भाई ये, मार प्यार की थापे। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पर। फूल नहीं रंग बोलते हैं अपूर्वा। तो ये सभी रचनाएं कविता संग्रह है, ये केदारनाथ अग्रवाल के हैं। तो ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। तो जो भी बच्चा पहली बार चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। अगर वीडियो पसंद आती है, जो प्रश्न आपको लगता है आपकी परीक्षाओं में हेल्पफुल रहेंगे, तो प्लीज़ लाइक करते हुए भी चलना है, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो देख लेते हैं, निम्नलिखित में से एक कीर्ति आत्मकथा नहीं है। एक कीर्ति में से कौन सी ऐसी है जो कि आत्मकथा संबंधी नहीं है। ये जो है अग्नि सेतु जो है एक जीवनी विधा की रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। और अन्य ये तीनों जो रचनाएं हैं यहाँ पर दी हुई है, सहचर है समय, यौवन के द्वार पर, मेरे साथ जन्म, ये तीनों के तीनों रचनाएं जो है ये आत्मकथा विधा की रचना है। तो देख लेते हैं और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, ये रचनाएं किस लेखक द्वारा लिखी गई है, क्योंकि नई नई रचनाएं हैं, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी गई है। तो आपको ध्यान रखना है, अग्नि सेतु आत्मकथा नहीं है, बल्कि विष्णु चंद्र शर्मा की जीवनी विधा की रचना है। बंगला के विरोधी कवि नजरुल इस्लाम की जीवनी है। तो ये किसकी जीवनी है अग्नि सेतु, ये भी पूछा जा सकता है, या फिर इसके रचनाकार कौन है ये भी पूछा जाता है। तो दोनों नाम आपको याद रखना है। विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखी गई अग्नि सेतु जो जीवनी है, इसमें नजरुल इस्लाम जी की जीवनी दर्शाई है, जीवन के बारे में दर्शाया है। तो देख लेते हैं, मेरे साथ जन्म जो रचना है हंसराज रहबर की है, जो कि आत्मकथा विधा की रचना है। सहचर है समय गोविंद मिश्र जी की है। यौवन के द्वार पर, ये जो रचना है देवराज उपाध्याय जी की है, डॉक्टर देवराज उपाध्याय की है। आगे बढ़ते हैं, निर्मला जैन की कीर्ति कथा समय में तीन हमसफ़र। कथा समय में तीन हमसफ़र, तीन हमसफ़र कौन है, किसके ऊपर लिखी गई है ये रचना, निर्मला जैन जी ने, कथा समय में तीन हमसफ़र। तो ये जो रचना है, इसमें तीन हमसफ़र जो है बताए हैं, इसमें कृष्णा शोभती को, मनु भंडारी जी और उषा प्रियवंदा, ये तीन हमसफ़र इसमें दर्शाया है। उसके बाद देख लेते हैं, निर्मला जैन की जो कीर्ति है, कथा समय में तीन हमसफ़र में तीन हमसफ़र कृष्णा शोभती, मनु भंडारी और उषा प्रियवंदा है। निर्मला जैन की अन्य आलोचनात्मक कीर्तियाँ
आधुनिक हिंदी काव्य में रूप, विधायी, रस, सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, हिंदी आलोचना की 20वीं सदी। ये जो निर्मला जैन की प्रमुख अन्य आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन कहा गया है कुंवर नारायण ने। कुंवर नारायण ने कहा है कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। तो ये कहा गया है। तो देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 नहीं है भाई, इसी का थोड़ा सा और अन्य, जब हम कुंवर नारायण जी के बारे में और उनकी रचनाओं को देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है। ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक के कारण 25 नंबर लिखा गया। तो देखते हैं कुंवर नारायण जी की और अन्य काव्य, रचित काव्य कौन कौन से हैं। तो चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम 1961, अपने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 1993। इन दिनों जो है 2002 की इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये भी आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया है? तो राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल से नाम दिया है। सिद्ध सामंत काल आदिकाल को किसने? राहुल सांस्कृत्यायन जी ने। और अन्य विद्वानों द्वारा दिए गए नाम आपको पता ही है, जैसे कि चारण काल दिया जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने, काफ़ी बार आप पढ़ चुके हो। आदिकाल में जब आदिकाल का नामकरण भी मैंने आपको कराया था तो आपको बताया था चारण काल पूरा के पूरे आदिकाल को जो है, पूरे संपूर्ण आदिकाल को चारण काल नाम देने वाले जो विद्वान है वे जॉर्ज ग्रियर्सन। लेकिन चारण काल और संधि काल 2 भागों में आदिकाल को किसने बांटा? ये बांटा रामकुमार वर्मा ने। तो ये थोड़े थोड़े डिफरेंसेस क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो आप इनमें कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रश्नों को, तथ्यों को बार बार पढ़ते हुए अपनी तैयारी को इसी तरह आगे बढ़ाते हुए रहना है। तो देखते हैं, चारण काल नाम दिया जॉर्ज ग्रियर्सन ने, प्रारंभिक काल कहा मिश्र बंधुओं ने, वीर गाथा काल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सिद्ध सामंत काल कहा आदिकाल को पंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने, और संधि व चारण काल नाम दिया डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह श्याम पराजय की, भय की, संशय की, भर गए तिमिर में ये सोने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है, भटक रहा टुकड़ों को हाथ पसारे। जो ये पंक्तियाँ है, ये पंक्तियाँ किस रचना से ली गई है? तो ये पंक्तियाँ जो है अंधा युग से ली गई है। तो अंधा युग जो पंक्तियाँ है धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखी गई, जो है उनका नाटक है, काव्य नाटक। तो देख लेते हैं, धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। तो अंधा युग 1955 में इनके द्वारा रचित अन्य काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? ठंडा लोहा, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष। इनको भी आपको ध्यान रखना है धर्मवीर भारती जी के। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 28। लोक साहित्य जनता का वह साहित्य है जो जनता के द्वारा जनता के लिए लिखा गया हो। तो लोक साहित्य की यह परिभाषा किसके द्वारा की गई है? आज की क्लास के अंतर्गत हम कथनों से संबंधित अधिक प्रश्नों को करेंगे, क्योंकि कथन संबंधी काफ़ी सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना है, ये कथन जो है लोक साहित्य की जो ये परिभाषा दी गई है, ये कृष्णदेव उपाध्याय जी द्वारा दी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ। तो ये आधुनिक गद्य साहित्य की जो लेखन परंपरा का जो परिवर्तन है वो नाटकों से किसने माना? तो ये भी पूछा जा सकता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और वैसे भी जो है माना जाता है कि आधुनिक जो गद्य साहित्य लिखा गया वो नाटक से ही जो है इसकी शुरुआत हुई थी। तो ऐसा माना जाता है। तो ये अगर ये पूरा का पूरा कथन पूछा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हम आंसर लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, और अन्य जब महत्वपूर्ण बिंदु देखें तो जो शुक्ल जी का जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ। आगे बढ़ते हैं,
अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस सप्तक में एक कवित्री सम्मिलित नहीं है? तो एक कवित्री सम्मिलित नहीं है। कवियत्री जो सम्मिलित नहीं है किस सप्तक के अंतर्गत, ये आपको बताना है। तो आंसर होगा हमारा तार सप्तक में। तार सप्तक में केवल जो कवि है वे केवल जो है कवि ही है, उनमें कवित्री नहीं है। तो ध्यान रखना है, तार सप्तक जो है 1943 में एक भी कवित्री शामिल नहीं है। तार सप्तक 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह है। तार सप्तक में जो है 7 कवियों का जो समूह है उसमें निम्नलिखित कवि शामिल है, जैसे कि रामविलास शर्मा, अज्ञेयजी, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध और नेमी चंद्र जैन। इसके अलावा जो और अन्य हमारे जो सप्तक है उनमें जो है कवित्रियाँ भी शामिल हुई है, जैसे कि दूसरे सप्तक तार सप्तक के अंतर्गत आती है शकुंतला माथुर। और तीसरे तार सप्तक में जो महिला लेखिका आती है वो आती है हमारी कीर्ति चौधरी। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरे कहने का मतलब, कीर्ति चौधरी। और जो चौथा तार सप्तक है हमारा उसमें शामिल है जो महिला लेखिका हुई है कवित्री यानी कि, तो वो उसका नाम है, एक सेकंड भाई, जो हमारा दूसरे तार सप्तक में शकुंतला माथुर, तीसरे तार सप्तक में कीर्ति चौधरी और जो चौथा तार सप्तक हुआ है उसमें महिला जो रचनाकार का नाम आता है उसका नाम है सुमन राजे। सुमन राजे। तो आपको ध्यान रखना है। तो आप लोगों को जो है चारों तार सप्तकों का प्रकाशन वर्ष कमेंट बॉक्स में लिखना है ताकि आपको जो है इनका रिवीजन बार बार होता रहे। तो ध्यान रखना है क्योंकि प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है कि तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, द्वितीय तार सप्तक कब आया, तृतीय तार सप्तक कब आया, चौथा कब आया। तो इस प्रकार से जो है तार सप्तक का प्रकाशन 1943, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो इस आई होप आप जो है लिखकर बताओगे। तो देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न, उपेंद्र नाथ अस्क जी का उपन्यास गरम राख जो है किस सन में प्रकाशित हुआ? तो उपेंद्र नाथ अस्क जी का उपन्यास गरम राख निम्नलिखित में से किस सन में प्रकाशित हुआ? आंसर होगा हमारा 1957 में। उपेंद्र नाथ अस्क का गरम राख जो उपन्यास है 1957 में प्रकाशित हुआ। अस्क जी को जो है मध्य वर्ग का चितेरा भी कहा जाता है। चितेरा उपन्यास, मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार कौन माना गया है? तो उपेंद्र नाथ अस्क जी। इनके निम्नलिखित प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं, तो देख लेते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें शामिल है अस्क जी की में सितारों का खेल, गिरती दीवारें, एक सेकंड भी, बड़ी बड़ी आँखें, पत्थर अल पत्थर, शहर घूमता आईना, बांधो ने नाव, इष्ठाओं, ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है, और निमिषा, ये इनके प्रमुख जो है रचनाएं हैं। और गरम राख उपन्यास जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1957 है। यह रामचंद्र तिवारी द्वारा विरचित हिंदी का गद्य साहित्य नामक हिंदी ग्रंथ में वर्णित है। तो हिंदी का गद्य साहित्य नामक जो ग्रंथ है वो किसका है, ये भी पूछा जा सकता है, रामचंद्र तिवारी का। तो ध्यान रखना है, इसमें जो है इसका वर्णित किया गया है, जो विकल्प में नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कबीरदास जी में रहस्यवाद पाया जाता है, ये आप सभी को पता है। कबीरदास जी एक रहस्यवादी कवि हुए हैं। यह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। तो इसका जो कथन है यह किसका कथन है? तो ये कथन जो है निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। कबीरदास जी में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी ने कबीरदास जी की संत काव्य धारा का प्रथम कवि मानते हैं। जो कबीरदास जी
को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल संत काव्यधारा का प्रथम कवि मानते हैं तथा इनकी जो भाषा है वो सदुकड़ी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी नाम दिया है। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमैली खिचड़ी कहा है और हजारी प्रसाद ने कबीर की भाषा को जो है क्या कहा है, वाणी, कबीर दास जी को क्या कहा है, वाणी का डायरेक्टर। तो इस प्रकार से सभी तथ्यों को बार बार रिवाइज करते हुए चलो, और ताकि आपको समझ बार बार जो है रिवीजन होने से आपको पूरी तरह से तथ्य याद रहे। तो देख लेते हैं किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और आत्मा का संबंध का रूपक माना है। तो जीव और आत्मा के संबंध का रूपक माना है तो आंसर होगा हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है विद्यापति की जो पदावली है उसको जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, सबरस के रचनाकार कौन है। तो सबरस के रचनाकार मुल्ला वजी हैं। आगे बढ़ते हैं, कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक है। तो कमलेश्वर जी सारिका कहानी पत्रिका के संपादक माने जाते हैं। 2005 में कमलेश्वर को पद्म भूषण से नवाजा गया। 2003 में इन्हें कितने पाकिस्तान उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे सारिका, धर्मयुग, जागरण और दैनिक भास्कर जैसे प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं के संपादक भी रहे हैं। कौन? कमलेश्वर जी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से सन 1800 ईस्वी में हुई। 10 जुलाई 1800 ईस्वी को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। तो देख लेते हैं और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थित प्राच्य विद्याओं एवं भाषाओं के अध्ययन का केंद्र माना जाता है। इनकी जो स्थापना है 10 जुलाई 1800 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्लेस्ली की अध्यक्षता में की गई और इस संस्था का जो द्वारा संस्कृत, अरबी, फारसी, बांग्ला, हिंदी, उर्दू आदि की हजारों पुस्तकों का भी जो है अनुवाद हुआ। बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक कौन है। बेकसी का मजार नामक उपन्यास लिखा है प्रताप नारायण मिश्र जी ने। प्रताप नारायण मिश्र जी का जो उपन्यास है बेकसी का मजार काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और इनके अलावा और अन्य प्रमुख रचनाएं भी हैं जैसे कि निकुंज, विद्या, विजय, विसर्जन, बेकसी का मजार, वेदना, विश्वास की वेदी आदि जो रचनाएं हैं ये प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी की है। इनका जन्म 1904 ईस्वी में कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी की प्रथम प्रसिद्ध औपन्यासिक रचना जो है विदा मानी जाती है। प्रेमचंद के गोदान से कोई 7 वर्ष पूर्व प्रकाशित ये हुई है और इसकी प्रारंभिक कीर्ति में उन्हें हिंदी उपन्यासकार की प्रतिष्ठा दी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 38। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है। तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक पूछा जाए तो आंसर आएगा हमारा श्याम सुंदर दास। अगर ऑप्शन में चिंतामणि घोष का नाम आ जाए, चिंतामणि घोष, तो आप श्याम सुंदर से पहले चिंतामणि घोष को आंसर में लगा सकते हो, क्योंकि 1900 ईस्वी में जो है 1900 ईस्वी में जो इसके संपादक चिंतामणि घोष जी बने और 1901 में जो है श्याम सुंदर दास जी ने इसका कार्यभार संभाल लिया था। 1903 से लेकर के 20 तक जो है महावीर प्रसाद जी ने इसका सभी संपूर्ण संपादन कार्य का भार जो है संभाला। इसका जो प्रकाशन है पहले झांसी में और फिर कानपुर में होने लगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 39। मुक्तिबोध दिग्विजय विश्वविद्यालय राजनांदगांव में सेवारत थे। कौन थे? मुक्तिबोध जो है किस मतलब मुक्तिबोध जो है वे दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में सेवारत थे। किस पद पर सेवारत थे ऐसा पूछा गया है। प्रश्न में पूछा गया है ये हिंदी विभाग अध्यक्ष के पद पर जो है मुक्तिबोध जी दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में सेवारत थे।
और मुक्तिबोध जी की और अन्य रचनाएं जब हम यहाँ पर देखें, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो ध्यान रखना है। चांद का मुँह टेढ़ा इनका कविता संग्रह है। 1964 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया इस रचना पर इन्हें। और हिंदी कविता का आत्म संघर्ष तथा अन्य निबंध जो है निबंध संग्रह है इनका 1964 का। एक साहित्यिक डायरी जो है ये भी इनका निबंध संग्रह है। काठ का सपना इनका कहानी संग्रह है। विपात्र इनका उपन्यास है। और साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जो है कामायनी एक पुनर्विचार जो है इनकी जो है प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित जो पंक्तियां हैं किस कवि की है? क्या कहा मैं खंडन करता हूँ, ठीक है तो मैं अपना खंडन करता हूँ। तो ये पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां निम्नलिखित में से जो है किस लेखक द्वारा लिखी गई? तो निराला जी की ये पंक्तियां हैं। ध्यान रखना है। मैं विराट हूँ, मैं समूह में समोई हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगली जो पंक्तियां हैं इसमें दी गई है, आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह। ये पंक्तियाँ जो है त्रिलोचन जी की है, नागार्जुन की नहीं है। त्रिलोचन इसका आंसर होगा। तो कवि त्रिलोचन को हिंदी साहित्य की प्रगतिशील काव्यधारा का प्रमुख हस्ताक्षर माना जाता है। वे आधुनिक हिंदी कविता की प्रगतिशील त्रयी के 3 स्तंभों में से एक है। इस त्रयी में अन्य 2 स्तंभ और कौन कौन से हैं? नागार्जुन जी और शमशेर बहादुर जी। इनका जो पहला कविता संग्रह है धरती 1945 में प्रकाशित हुआ। गुलाब और बुलबुल उस जनपद का कवि हो, ताप के ताए हुए दिन इनकी चर्चित कविता संग्रह है। दिगंत और धरती जैसे रचनाओं को कलमबद्ध करने वाले त्रिलोचन शास्त्री 17 कविता संग्रह प्रकाशित जो है कर चुके। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रीति निरूपण काव्य रचना को समान महत्व देने वाले कवि कौन है? तो नीति निरूपण एवं काव्य रचना को समान महत्व देने वाले जो कवि हुए हैं हिंदी साहित्य में, नाम आता है कुलपति मिश्र जी का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गोविंद भाष्य के रचयिता कौन है? गोविंद भाष्य जो नामक रचना है ये स्वामी हरिदास जी की है, तो देख लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सिद्धांत के पद व केलीमाल के रचयिता कौन है? सिद्धांत के पद व केलीमाल रचना के रचयिता स्वामी हरिदास है। स्वामी हरिदास ने केवल 18 पद सिद्धांत के और 110 पद जो है श्रृंगार के रचे है। इसके श्रृंगार के जो पदों का संकलन है केलीमाल से नाम से किया जाता है। और जो प्रश्न नंबर जब हम 45 देखें 45, तो इसमें देखते हैं तुलसी रचित रचना किसकी है? तो तुलसी चरित जो रचना है वो किसकी है? नाम आता है रघुवर दास जी का। कृष्ण को रस रूप तथा राधा को रति रूप में मानने वाला संप्रदाय का नाम बताइए। तो आंसर होगा हमारा वैष्णव सहजिया। प्रश्न कल्पवली एवं वेदांत पारिजात सौरभ के रचयिता कौन है? इन रचनाओं के रचयिता जो है निम्बार्काचार्य जी हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्बार्काचार्य निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनके गुरुदेव ऋषि नारद और जो है नारद के गुरु सनकादि थे। आगे बढ़ते हैं। जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तब छायावाद की सृष्टि होती है। ये कथन जो है राम कुमार वर्मा जी द्वारा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? रीतिकाल के जो प्रमुख प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं अंतिम प्रसिद्ध कवि पद्माकर जी, उनका प्रमुख जो ग्रंथ है पद्माभरण है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। पद्माभरण पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है। जयपुर नरेश प्रताप शाही ने जो है पद्माकर को कविराज शिरोमणि की भी उपाधि दी है। पद्माकर जी की और अन्य प्रमुख रचनाएं हिम्मत बहादुर विरुद्धावली, पद्माभरण, जगद विनोद, प्रबोध पचासा और गंगा लहरी। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, आज का हमारा अंतिम प्रश्न। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। तो मतीराम जी ने ललित लाम जो ग्रंथ है ये अलंकार संबंधी ग्रंथ है इनका, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। मतीराम का जो ग्रंथ ललित लाम है और अन्य जो ग्रंथ है मतीराम जी के शामिल है फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज, जो सतसई, अलंकार पंचशिका, अलंकार पंचशिका एक है भाई, सतसई, अलंकार पंचशिका, वर्त कौमुदी, कृष्णायन के रचयिता जो है द्वारिका प्रसाद मिश्र, जो है जगत विनोद के रचयिता पद्माकर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से जो है आज की क्लास में हमने लगभग जो है टॉप 30 प्रश्नों को करने की कोशिश की है, ताकि आपको तथ्यों की बार बार रिवीजन होती रहे। इसी प्रकार से जो है प्रश्नों को हम आगे बढ़ाते रहेंगे और प्रश्नों की संख्या भी अधिक करेंगे और जो है परीक्षा तक इसी प्रकार निरंतरता के साथ तैयारी करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।